हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। चलो, इससे पहले हमने पढ़ा है स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के बारे में हमने देखा है। आज हम पढ़ेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। और हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस में आज हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से हार्मोन होती है जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है ना, तो उसको वो कंट्रोल करती है। तो आप तो सिंपल सी बात याद रखो कि आपको मेनली याद रखना है कि 3 हार्मोन्स जो होती है वो स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करता है, जिसमें से सबसे पहला एक याद कर लो, GnRH। ठीक, दूसरा जो होती है FSH, और तीसरा याद रख लो आप LH। ये 3 हार्मोन्स ही ऐसे हैं जो पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को कंट्रोल करता है। और हम इस तीनों को ही अभी देखेंगे कि वो 3 हार्मोन्स कौन कौन से हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है उसको वो कंट्रोल करने का काम करता है। तो सबसे पहले देखो कि हाइपोथैलेमस जो होती है वो रिलीज करती है GnRH को। ये जो रिलीज होती है GnRH, ये याद रखो कि इसे हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। FSH और LH, ये जो 2 हार्मोन्स हैं, ये FSH और LH को रिलीज करने वाला है कौन, तो इसे रिलीज करता है कहीं ना कहीं हमारा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। पिट्यूटरी की जो एंटीरियर लोब होती है, आप जानते हो पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लोब होती है, एक तो एंटीरियर लोब है और दूसरा पोस्टीरियर लोब है। तो एंटीरियर लोब जो होती है ना वो रिलीज करती है क्या, FSH और LH को रिलीज करती है। ठीक, तो देखो अब हम देखते हैं कि क्या क्या कह रहा है ये। देखो, हाइपोथैलेमस जो होती है रिलीज करती है गोनाडोट्रोपिन्स, ठीक है, जिसे गोनाडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन GnRH हम बोलते हैं। और GnRH कहीं ना कहीं एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर काम करता है, वहाँ से रिलीज करता है 2 हार्मोन्स, ये FSH और LH जो हम देखे हैं, उसी को हम बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन्स। ठीक ना। LH यानी लुटिनाइजिंग हार्मोन्स। देखो, लुटिनाइजिंग हार्मोन्स जो होती है ना, ये होता क्या है, इंटरस्टिशियल सेल्स हम पढ़े थे जब हम टेस्टिस आपको पढ़े थे, तो टेस्टिस के अंदर बताया था कि 250 टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट होती है। 250 टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर देखो बताया था कि हर एक टेस्टिस के अंदर लगभग 250 टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट है। और हर एक टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट में किसी में 1, किसी में 2 और किसी में 3 सेमीफेरस ट्यूब्स है। और ये सेमीफेरस ट्यूब्स की जो सेल, ये बीच बीच की जो स्पेस है, इस बीच बीच के स्पेस में हमने आपको बताया था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरस्टिशियल सेल्स होती है। और ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स होती है ना, उस इंटरस्टिशियल सेल्स में जो होती है वो रिलीज करती है क्या, लुटिनाइजिंग हार्मोन्स। तो ये लुटिनाइजिंग हार्मोन्स के ऊपर जो हार्मोन्स काम करती है, उसी हार्मोन्स को बोला गया है इंटरस्टिशियल। देखो, ये यहाँ पे आपको हम बताया था कि यहाँ पे होती है इंटरस्टिशियल सेल। और यहाँ पे जो हार्मोन्स काम करेगी तो कहीं ना कहीं ये इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करने के लिए काम कर रही है। तो इसीलिए यहाँ पे जो हार्मोन्स काम करेगी उसे हम बोल देते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक, ये आपको याद रखना है। तो वही यहाँ पे बता रहा है। ठीक, देखो, ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और FSH तो आप जानते ही हो। LH जो होती है वो काम करती है लीडिंग सेल्स के ऊपर, स्टिमुलेट करती है सेक्रेशन ऑफ एंड्रोजेन, जिसे आप टेस्टोस्टेरोन भी उसके एक हार्मोन्स को बोले हो। देखो, एंड्रोजेन एक ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है, एक हार्मोन्स नहीं है, कई सारे हार्मोन्स है। उसकी जो मेन कंटेंट होती है ना वो है टेस्टोस्टेरोन। तो इसीलिए हम टेस्टोस्टेरोन ही लेके चलते हैं। जब भी एंड्रोजन बोला जाता है तो उसे हम अक्सर लेके चलते हैं कि वो टेस्टोस्टेरोन की ही बात कर रहा है, क्योंकि उसकी जो मेन कंपोनेंट होती है ना वो टेस्टोस्टेरोन ही है। तो इसीलिए हम लेके चलते हैं कि वो टेस्टोस्टेरोन का ही बात कर लेता है। और आप जानते हो कि एंड्रोजन जो होती है वो स्टिमुलेट करती है किसको, स्पर्मेटोजेनेसिस को। ठीक है, FSH एक्ट ऑन सर्टोली सेल्स हम पहले भी देख चुके हैं, और स्टिमुलेट करती है और सेग्रेशन करवाती है कुछ फैक्टर को जो हेल्प करती है स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर। ठीक है, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। देखो, यहाँ पे हमने एक कैस्केड के फॉर्म में थोड़ा सा लिया है कि कैसे कैसे होता है ये प्रोसेस, वो हम बताने की आपको कोशिश की है। तो देखो यहाँ पे सबसे एक बार देखो, हाइपोथैलेमस जो होती है ये रिलीज करती है GnRH, और वो GnRH जो होती है एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर काम करती है, और एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज करवाती है 2 हार्मोन्स को, LH एंड FSH। LH और FSH जो होती है ये काम करती है, LH करती है लीडिंग सेल्स के ऊपर काम, और FSH काम करती है सर्टोली सेल्स के ऊपर। ठीक, और वहाँ से जो होती है, देखो LH जो होती है ये कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन को बनाने का काम करता है। इंटरस्टिशियल सेल ही तो हमारा टेस्टोस्टेरोन बना रहा था। और सर्टोली सेल्स एक तो बनाती है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और दूसरा जो बनाती है वो इनहिबिन की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, इनहिबिन बनाता कब है, जब एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हो जाए ना, कि नहीं अब जरूरत नहीं है, स्पर्म का बनना बंद करो, बहुत ज़्यादा बन चुका है, तो उस एक्सेस को रोकने के लिए कहीं ना कहीं यही सर्टोली सेल्स निकालता है क्या, इनहिबिन, जो नेगेटिव फीडबैक देती है, नेगेटिव किसको, हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को भी, भाई अब प्रोसेस को बंद करो। तो यानी कि हार्मोन्स जो होती है मेनली उस हार्मोन्स के रिलीज को कहीं ना कहीं कम करो। देखो, ये जो इनहिबिन है ये
GnRH को भी कम करेगा, FSH को भी कम करेगा, क्योंकि भाई ये प्रोसेस कम होगा तभी तो ये कहीं ना कहीं प्रोसेस कम होगा, तो इसीलिए ठीक है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि ये LH जो होती है, अगर ये यहाँ पे अगर ज़्यादा बना दे टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा हो जाए तो उसके कारण भी नेगेटिव फीडबैक मिलता है, वो सीधा हाइपोथैलेमस को देगा या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी को ऊपर देगा। लेकिन मेनली आपको याद रखना है कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी को ही देता है नेगेटिव फीडबैक, जो प्रोसेस को क्या करता है, वो कम कर देता है। देखो सबसे पहले कि ABP जो होती है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, वो क्या करवाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस भी करवाती है, और साथ ही साथ ये जो हार्मोन्स बना है टेस्टोस्टेरोन, उसको कंसंट्रेट करवाती है सेमिफेरस ट्यूब्स के अंदर, ये भी उसका काम है। देखो इनहिबिन के बारे में देखो कि इनहिबिन रिलीज्ड बाय सार्टोली सेल्स इन रिस्पॉन्स टू एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस। जब स्पर्मेटोजेनेसिस ज़्यादा हो जाती है तो उस ज़्यादा होने के कारण उस प्रोसेस को रोकने के लिए एक हार्मोन्स को निकाला जाता है, उसे बोल देते हैं इनहिबिन। इनहिबिन को फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को कहीं ना कहीं कम करने का काम करेगी। इनहिबिन जो होती है वो नेगेटिव फीडबैक देती है एंटीरियर पिट्यूटरी को। मेनली हम बताएं कि एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर ये मेनली नेगेटिव फीडबैक देती है और वहाँ से उस प्रोसेस को घटाने का काम करती है। साथ ऐसा नहीं है कि वो हाइपोथैलेमस को नहीं दिया है, हाइपोथैलेमस को भी नेगेटिव फीडबैक देती है, ठीक ना। और साथ ही साथ आपको याद रखना, दिस रिजल्ट इन सप्रेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ रिलीज, सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ, वो बनना भी कम हो जाता है और रिलीज भी होना कम हो जाता है FSH का। क्योंकि आपको मेनली याद रखना है कि नेगेटिव फीडबैक इनहिबिन को कौन बना रहा है, तो साल्टोली सेल्स, और साल्टोली सेल्स किसके थ्रू काम कर रहा था, तो FSH। देखो आप ऊपर आपको बता रहे हैं साल्टोली सेल्स जो है, ये वाली सेल्स, ये साल्टोली सेल्स जो होती है ये FSH के रिस्पॉन्स में काम कर रहा है, ठीक। तो FSH के रिस्पॉन्स में काम कर रहा है, तो ये मेनली नेगेटिव फीडबैक भी कहीं ना कहीं FSH को ही देगा। तो ये नेगेटिव फीडबैक वहीं बता रहा है कि मेनली जो है ये नेगेटिव फीडबैक कहीं ना कहीं FSH को ही देता है, ताकि वो FSH को रिलीज कर दे तो उस प्रोसेस को वो कम कर देगा। टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करता है यस, और बनाने का काम करता है कौन, तो टेस्टोस्टेरोन को जो बनाने का काम करता है वो हमारा लेडिंग सेल्स होती है, जो कि इसको बनाने का काम करती है। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है ये मेल सेक्स हार्मोन है, क्योंकि मेल की जो ज़्यादा जितना भी कैरेक्टर है, अगर कोई आदमी मेल है तो वो मेल की जो जितने भी कैरेक्टर उसके अंदर है वो कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन के ही कारण है। अगर कोई भी लड़की फीमेल है तो फीमेल अगर वो है तो फीमेल का मेन कारण जो है उसका फीमेल सेक्स हार्मोन ही उसके लिए जिम्मेदार है, जिसे आप वहाँ पे एस्ट्रोजन बोले हो। लेकिन यहाँ पे तो हम स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस की बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस में हम कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन की ही बात करेंगे। तो ये टेस्टोस्टेरोन जो होती है ना, ये स्पर्म बनाने का काम करता है, प्रोडक्शन करता है, ये आप जानते हो। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी बनाने का काम यही करती है, और साथ ही साथ नेगेटिव फीडबैक देती है हाइपोथैलेमस, और साथ ही साथ किसको, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को, ताकि इस प्रोसेस को कम किया जा सके। जो GnRH, FSH और LH तीनों को कम करती है। देखो आपको हम एक बात बताना भूल गए थे वहाँ पे कि होता क्या है कि जब कोई भी बच्चा फीटल लाइफ में होता है तो जब थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होती है तो थर्ड ट्राइमेस्टर में होता क्या है कि कुछ ना कुछ टेस्टोस्टेरोन थोड़े थोड़े बनना स्टार्ट हो जाती है, बनती है वहाँ पे, ताकि देखो अगर बच्चा टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा तो टेस्टिस जो होती है ना वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर बनता है, आप जानते हो, तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही रह जाएगा। तो एब्डोमिनल कैविटी से चूंकि हमको उसको लाना है बाहर, कहाँ पे, तो स्क्रोटल सैक के अंदर। तो स्क्रोटल सैक में अगर आपको टेस्टिस लाना है तो उसके लिए हार्मोन्स चाहिए ही चाहिए। वो भाई थोड़ा ही अमाउंट में दे दो, लेकिन हार्मोन्स अगर नहीं मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं टेस्टिस डिसेंडेड डाउन होगा ही नहीं, वो नीचे आएगा ही नहीं स्क्रोटल सैक के अंदर। तो इसीलिए वहाँ पे हार्मोन्स रिलीज किया जाता है। उसकी हालांकि उसकी जो सेक्रेशन होती है उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, 30 mg जो होती है पर ml प्लाज्मा के अंदर होती है उसकी कंसंट्रेशन, लेकिन निकलती है। याद रखना है कि लास्ट जो ट्राइमेस्टर होती है उसमें निकलती है, लगभग 7वें महीने की हम बात करते हैं, या 7वां महीना के बाद होता है क्या, बर्थ से पहले भी कभी कभी टेस्टिस डिसेंडेंट डॉट होती है, और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि बर्थ के बाद भी टेस्टिस होती है, स्क्रोटल सैक में नहीं आता है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं टेस्टिस को हमको लाना पड़ता है बाहर, हम सर्जिकल प्रोसेस करते हैं और सर्जिकल प्रोसेस के द्वारा हम उसको फिर से स्क्रोटल सैक में लाते हैं। उस सब के बारे में हम आगे आपको डिटेल से बताएंगे। अभी आप इतना याद रख लो कि लास्ट जो ट्राइमेस्टर होती है ना, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं टेस्टिस जो होती है वो स्क्रोटल सैक में डिसेंडेड डाउन हो जाती है, वो आ जाती है। और दूसरा आपको याद रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि क्या फीटल लाइफ में टेस्टोस्टेरोन बनता है, तो बिल्कुल बनता है, नहीं वाले कोई सवाल ही नहीं है, ठीक ना।
अगला जो हमारा पॉइंट है वो है स्पर्म के बारे में हम बात करते हैं। देखो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख रहे हो तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लगाना है, इस पे स्टार लगा दो, क्योंकि बोर्ड में लगभग हर साल ऐसा होता है कि स्पर्म के फिगर से रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको स्पर्म की जो है पूरे चीज़ आपको याद होना चाहिए, उसके फिगर भी आपको एक एक चीज़ याद होना चाहिए, और नीट के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, तो अब हम देखते हैं स्पर्म के बारे में। स्पर्म के बारे में सबसे पहले देखो, ये इसमें देखते हो स्पर्म जब देखते हो ना, देखो स्पर्म सबसे पहले तो मेल में बनता है। देखो अगर आपको वहाँ पे बनाना है, देखो हमको कुछ आता नहीं और क्वेश्चन आ गया है लिखने के लिए 10 नंबर का है, तो उसमें ज़्यादा हमको लिखना है, तो आपको कुछ ना कुछ तो डिटेल आप दे देना कि स्पर्मेटोजेनेसिस में ये प्रोसेस होती है, तो उसके बाद में ये स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये सब आप अपना डिटेल दे देना कि ये मेल के अंदर होता है, मेल में ये प्रोसेस होता है, पुबर्टी के बाद ये स्टार्ट होता है और पुबर्टी से बनना स्टार्ट हो जाता है। जब ओल्ड आदमी हो जाता है तो उसमें भी बनता है, उसका नंबर कम हो जाता है लेकिन वो बनता है। ये आप अपना उसका एक ओवरव्यू लेके चलना है वहाँ पे, और उसके बाद उसका मेन डिटेल जो है वो दे देना है। तो सबसे पहले देखो कि स्पर्म जो होती है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर होती है, और हेपोलॉइड आप जानते हो चूंकि ये मियोसिस के थ्रू बना है तो वो हेपोलॉइड स्ट्रक्चर होती है, और इलोंगेटेड ये बहुत ही लंबा होता है। हालांकि देखो यहाँ पे आपको हम एक बात बताएं कि स्पर्म का जितना है ना, तो जितना बड़ा स्पर्म की जो बॉडी होती है ना, उससे 500 गुना ज़्यादा बड़ा होता है उसका टेल। ये आपको याद रखना है क्योंकि होता क्या है कि कभी कभार हम सोचते हैं कि ये कितना होगा नहीं होगा, तो 500 गुना ज़्यादा बड़ा होता है उसका टेल। ठीक ना, ये जो टेल जो होती है ना, सेल्फ सोइंग फ्लेज, ये जो है फ्लेजलर मोटेलिटी होता है कि ये फ्लेजला की तरह काम करता है। ये मोटेलिटी देखो, जब फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाता है स्पर्म, तो अब स्पर्म को मूवमेंट चाहिए। अगर मूवमेंट नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं ओवम के पास जाएगा ही नहीं, और ओवम के पास जाएगा ही नहीं तो स्पर्म को फर्टिलाइज कैसे करेगा ओवा को, तो ओवा को फर्टिलाइज भी होना है। तो हम लेकर चलेंगे कि ये ओवम को कहीं ना कहीं फर्टिलाइज करने के लिए जा रहा है। तो नॉर्मल काउंट जो होती है ना, तो नॉर्मल काउंट में भी हम बोलते हैं क्या कि 60% स्पर्म जो होती है ना, उसके नॉर्मल शेप और साइज होना चाहिए, और उसमें से भी 40% के पास जो होती है ना, बहुत ज़्यादा उसका मोटिलिटी होना चाहिए। उसकी जो गति होती है ना, वो गति बहुत तेज होना चाहिए। अगर उसके पास अगर गति ज़्यादा नहीं रहेगा तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है, तो इसीलिए उसका गति बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, आपको याद रखें कि इसका स्पर्म की जो लाइफ होती है ना, वो लाइफ कहीं ना कहीं होता है 24 से 48 घंटे इसकी लाइफ होती है। लेकिन अगर आपको इस दोनों में से अगर कोई एक बेस्ट चूज करना है तो बेस्ट आप याद रखना कि 24 आवर हम लेके चलते हैं कि 24 आवर ही इसका लाइफ है, कि 24 घंटे के बाद ये मर जाएगा। ठीक ना, देखो एक नॉर्मल जो ह्यूमन की जो मेल है वो इजैकुलेट करता है लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग ए क्वाइटस। अगर एक क्वाइटस की अगर बात करें तो एक क्वाइटस में जो स्पर्म निकलती है वो 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलता है। ठीक, और नॉर्मल फर्टिलिटी की अगर बात किया जाए तो नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 60% जो स्पर्म होती है, जितना निकला है ये 200 to 300 मिलियन स्पर्म, उसमें से 60% स्पर्म के पास तो निश्चित रूप से नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, और 40% जो होती है वो 40% के पास विगोरस मोटिलिटी बोल रहा है। तो विगोरस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उसका। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, देखो यहाँ पे मोटिलिटी दिया गया है, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या ऑप्शन में आ जाता है मोटिलिटी मोटिलिटी, दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखो यहाँ पे है मोटिलिटी, मोटिलिटी मोटिलिटी का मतलब होता है मोटाइल, मोटाइल का मतलब आप याद रखो मोटाइल, मोटाइल मोटाइल का मतलब होता है मूवमेंट, गति। ठीक ना, स्पीड। और एक होता है मोर्टेलिटी। तो मोर्टेलिटी जो होती है ना, तो मोर्टेलिटी को मरण रेट बोलते हैं, समझे ना। तो ये आप वहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि मोटिलिटी है कि मोर्टेलिटी। मोटिलिटी है तो वो मोर्टाइल से लेके चलना कि मोर्टाइल है, मतलब कहीं ना कहीं उसमें गतिशील है, गतिशील के बारे में वो बात कर रहा है। ठीक ना, चलो आगे हम बढ़ते हैं। तो स्पर्म आर स्टोर किया जाता है एपिडिडाइमिस और वाजिटिस में। ये आप जानते हो कि स्पर्म जो होती है ना, महीनों तक जो होती है वो स्टोर होती है। देखो जब स्पर्म बनती है सेमनीफेरस ट्यूब्स के अंदर, तो आगे उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। और आप जानते हो एपिडिडाइमिस जो होती है, ये कई सारे कर्व स्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत सारे है, यहाँ पे बहुत जकड़ा हुआ स्ट्रक्चर है इसमें। जब आप टेस्टिस पढ़े हो तो देखो, ये अगर आपने टेस्टिस पढ़ा है तो टेस्टिस के ऊपर की जो ये स्ट्रक्चर क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर था, जो ये कई सारे क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा इसमें स्पेस है। तो उसमें और साथ ही साथ सेमनीफेरस ट्यूब्स के अंदर कहीं ना कहीं स्पर्म को स्टोर कर लिया जाता है। और यही कारण है कि होता क्या है, जब आप
कहता है कि आप किसी को मेल स्टेरिलिटी हम कर रहे हैं, तो मेल स्टेरिलिटी जब करते हैं ना तो हम करते हैं ये जो सेमिफेरस ट्यूब्स है इसी को हमने काट के बांध दिया है। तो इसको जब काट के बांध दिया जाता है ना तो कुछ ना कुछ स्पर्म रह जाता है कहाँ पे, ये भास डिफेंस में। इसलिए अगर उसके बाद तुरंत अगर क्वाइटस हो तो वहाँ पे फिर से भी फर्टिलाइजेशन होने की चांसेस होती है कुछ क्वाइटस तक, लेकिन उसके बाद जब स्पर्म इससे ऊपर जाएगा ही नहीं तब उसमें बनने की कोई चांस नहीं। तो लगभग 3 से 4 क्वार्टर्स तक बोला जाता है कि आप उसमें बच के ही चलो जब आप मेल स्टेरिलिटी किए हो तो ये यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्योंकि उसमें स्पर्म स्टोर रहता है महीनों तक के लिए, इसीलिए ऐसा हुआ है। स्पर्म की लेंथ अगर देखा जाए तो 60 माइक्रोमीटर होती है, ये आप जानते हो। उसके पास हेड भी होती है, नेक भी होती है, मिडिल पीस होती है और टेल भी होती है, ये आपको याद रखना है। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ना वो स्पर्म को चारों साइड से बिल्कुल घेरे रहता है, पूरे बॉडी को घेर के रखता है। ठीक है, हम इसका सबसे पहले पार्ट बाय पार्ट देखते हैं। देखो हेड के अंदर देखें तो हेड में आप जानते हो हेड इसका जो होता है एलोंगेटेड होता है, इसी में न्यूक्लियस होती है, एक्रोजोम होती है। एक्रोजोम गोल्जी बॉडी से बना है, ये हम पहले भी देखें। देखो न्यूक्लियस एंड एक्रोजोम, मेन आपको याद रखना है न्यूक्लियस और एक्रोजोम जो होती है ना वही वो हेड के अंदर ही होती है। एक्रोजोम ये गोल्जी बॉडी जो होती है स्पर्मेटिड्स की वहाँ से लिया गया है। और याद है एक्रोजोम के अंदर एक कई सारे इंजाइम्स हाइड्रोलाइटिंग इंजाइम्स इसमें कूट कूट के भरे होते हैं, जिसे आप स्पर्मलाइसिन बोलते हो। याद रखें स्पर्मलाइसिन या हेल्यूरोनिडेज इंजाइम भी इसी का नाम है, जो कि कहीं ना कहीं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। कई सारे इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होती है जो हाइड्रोलाइज करने का काम करेगी। जब ये फीमेल की जो ओवम है उसको जब फर्टिलाइज करने के लिए जाती है तो यही हार्मोन्स का ये जो इसमें भरा हुआ जितने भी एंजाइम्स है वो एंजाइम्स इस क्या करेगी, ये ओवा है तो इस पे जाके इसको फ्यूज करेगी और इसको डाइजेस्ट ही कर देगी, क्योंकि डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ये डाइजेस्ट कर देगी उसके मेम्ब्रेन को, तो इसीलिए इसमें एंजाइम्स भरा हुआ है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऊपर की स्ट्रक्चर को आप स्ट्रक्चर एक बार देख लो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम ऊपर के स्ट्रक्चर को बोलते हैं, ये क्रोमोसोम्स है, हमने पहले बताया है। इसमें न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम्स होता है, ये सब जानता है। नेक है, मिडिल पीस जो होती है वहाँ पे आपको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो इसकी होती है ना उसे निवेन कर्ण भी बोलते हैं। देखो अगर स्पर्म की माइटोकॉन्ड्रिया की बात किया जाए तो ये स्पाइरल होती है। आपको सबसे पहले तो याद रखें कि स्पाइरल, ये इसका शेप कैसा है तो स्पाइरल होती है, ठीक ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोले हैं कहीं भी, तो पावर हाउस का मतलब क्या होता है, वो कहीं ना कहीं एनर्जी बनाने का काम करती है। तो यहाँ पर भी एनर्जी की जो सोर्स है स्विमिंग के लिए, लेकिन कहाँ से, कहीं ना कहीं ये भी तो इसके अंदर जो ग्लूकोज होंगे आप जानते हो फ्रक्टोज इसमें कूट कूट के भरा हुआ है, क्योंकि सीमेंट में फ्रक्टोज होते हैं, तो उसी फ्रक्टोज का यूज करके क्या होता है ये एनर्जी बनाने का काम करती है कौन, तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक ना। एंड प्रोवाइड्स एनर्जी मिडिल पीस, और आपको मेनली याद रखना है कि मिडिल पीस के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक ना। हेड की सरफेस कंपैटिबल, और हेड के ऊपर अगर देखा जाए तो बाइंडिंग प्रोटीन होती है। सबसे पहले आपको याद रखना बाइंडिंग प्रोटीन जो कि एंटी फर्टिलाइजिंग होती है, ठीक ना, जो ओवा के साथ मिलती है। हम ओवम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको हम इसके बारे में और डिटेल करेंगे, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पे बाइंडिंग है और वहाँ पे अगर देखा जाए तो फर्टिलाइजिंग। देखो कंफ्यूज हम हो जाते हैं क्या कि भाई यहाँ पे क्या है, फर्टिलाइजिन है कि वहाँ पे एंटी फर्टिलाइजिन किस में है, फर्टिलाइजिन किस के अंदर है। तो देखो फर्टिलाइजेशन किस में होता है, मेल फीमेल के अंदर ना, भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जाकर फर्टिलाइजेशन होता है। तो आप याद रख लेना, इसलिए फर्टिलाइजिन भी कहाँ पे है, फीमेल के अंदर। फर्टिलाइजिन फीमेल के अंदर है तो फीमेल के एंटी कौन है, मेल, तो मेल के अंदर एंटी फर्टिलाइजिन है। यहाँ से आप इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक ना। देखो हेड के अगर देखा जाए तो सबसे पहले एंटीरियर पोर्शन कर्व बाय एक्रोजोम, जिसे कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, विच हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल उसमें होता है, ठीक। देखो अगर नेक के बात करें तो ये वाली जो रीजन होती है नेक के रीजन, तो नेक के रीजन में हम बात करते हैं क्या, यहाँ पे सेंट्रियोल होती है। ये जो नेक की रीजन है तो नेक के रीजन में क्या होता है, सेंट्रियोल होता है। आप जानते हो इसमें 2 सेंट्रियोल होता है, एक तो प्रॉक्सिमल जो ऊपर की तरफ होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बोलते हैं, और एक होता है डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल ही ये वाली जो फ्लेजला है आप देख रहे हो उसको बनाने का काम करता है। इसमें जो आपको ये बीच में पतला सा काला काला वो दिख रहा है वो कहीं ना कहीं फ्लेजला होती है स्पर्म का, उसको बनाने का काम करता है कौन, ये डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक। हालांकि इतना डीप में वो जाएगा नहीं, लेकिन आप याद रखो कि उसमें ये होता है,
ठीक ना। आपको याद रखना है कि मेनली कि इसकी जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना वो मिडिल पीस के अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया, और वो स्पाइरल है, जिसका दूसरा नाम है नेबेनकर्न, वो हम आगे आपको बता देंगे, ठीक ना। नेक कंटेन प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, ठीक है, प्रोक्सिमल आगे की तरफ, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की तरफ, ठीक ना, विच प्ले ए रोल इन द फर्स्ट क्लीवेज इन द जैगोट। आप जानते हो ओवम के पास जो होती है वहाँ पर सेंट्रियोल नहीं होती है, इसीलिए वो अगला डिवीजन नहीं कर पाती है। आप को याद रखना है कि जब मियोसिस सेकेंड होती है तो सेकेंड, जब ओवम के अंदर मियोसिस सेकेंड होगा तो वो कंप्लीट केवल तभी होगा जब उसके साथ स्पर्म फर्टिलाइज कर ले। क्यों? क्योंकि ओवा के पास खुद का सेंट्रियोल है ही नहीं, तो सेंट्रियोल जब तक होगा ही नहीं तब तक सेल डिवीजन हो ही नहीं सकता, यानी कि मियोसिस सेकेंड जो है वो कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो मियोसिस सेकेंड को कंप्लीट करना है तो उसको सेंट्रियोल की आवश्यकता होगी, और वो सेंट्रियोल प्रोवाइड करेंगी ये हमारा स्पर्म। तो इसीलिए वहाँ पे चूंकि फ्यूज हो चुका है मेल और फीमेल गैमेट, तो वो तो जाइगोट तो बन ही चुका है ना, तो वो जाइगोट जो बना है तो उसमें अब क्लीवेज होगा। आप जानते हो क्लीवेज में जो होती है कि वो जो सेल्स होती है ना, सेल के केवल नंबर बढ़ती है, तो साइज नहीं। सेल जो उस बॉल का जितना साइज था वो साइज तो रहता ही है, लेकिन साइज में कोई इंक्रीमेंट नहीं होती है, साइज उतना ही बड़ा होता है, केवल और केवल उसकी जो सेल्स होती है वो सेल्स की नंबर बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स की जो रेशियो होती है वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाती है, तो उसको कहीं ना कहीं मेंटेन करना होता है, इसीलिए, ठीक ना। देखो, फर्स्ट क्लीवेज ऑफ द जाइगोट एंड डिस्टल सेंट्रियोल गिव राइज टू एक्सियल फिलामेंट्स, ये हम पहले भी जानते हैं, स्पर्म, वो हम आपको बता रखा है। देखो नोट में क्या बोला है, मेजानचित, ये देखो मेजानचित जो होती है उसकी जो पोस्टेरियर हाफ ऑफ न्यूक्लियस नीक मिडल पेस ऑफ स्पर्म आर कर्व बाय सीथ, एक सीथ के कारण, जिसे आप मेंचेट बोलते हो। ये आपको नेबेनकर्न आपको हम पहले ही बता दिया है कि स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसके अंदर, जिसे आप नेबेनकर्न बोलते हो। देखो आप बार बार कंफ्यूज होते हो कि सीमेन क्या है। देखो जब किसी के अंदर वैसेक्टोमी कर दिया जाए तो उसके अंदर क्या सीमेन निकलेगी? देखो सीमेन तो निकलेगा, लेकिन सीमेन में कभी भी स्पर्म नहीं होगा। क्यों? हमने भास डिफेंस जो है, भास डिफेंस को वहाँ पे काट दिया है। जब भास डिफेंस काट दिए हैं तो भास डिफेंस काटने के कारण क्या हुआ है, उसमें कोई भी स्पर्म की काउंट नहीं होगा, बाद बाकी सीमेन तो होगा ही होगा। तो इसीलिए कह रहा है कि आपको मेनली वो यहीं से क्लियर हो जाएगा। देखो चूंकि है क्या, सीमेन में क्या क्या होती है, सेमेनल प्लाज्मा होगा। सेमेनल प्लाज्मा किसको बोले हैं, आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि जितने भी हमारा सेक्रेशन होता है, भास डिफेंस, एपिडिडर्मिस, वो सभी के सेक्रेशन को हम बोल देते हैं सेमेनल प्लाज्मा, ठीक ना। सीमेन के अंदर देखो सेमेनल प्लाज्मा और स्पर्म होती है। सेमेनल प्लाज्मा में सेक्रेशन ऑफ एपिडिडर्मिस है, भास डिफेंस है, सेमेनल वेसिकल्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स है, वो सभी जितने भी हैं वो सभी होती है। और स्पर्म तो आप जानते ही हो, जो हमारे कहीं ना कहीं सेमनीफेरस ट्यूब्स के अंदर मियोसिस के द्वारा बनता है, उसे आप बोलते हो, ठीक ना। देखो ये था हमारे लिए स्पर्म तक की जो कहानी थी, उसको आज हमने कंप्लीट किया है। आगे के लेक्चर में हम आपको ये oogenesis जो है उसके बारे में हम डील करेंगे। इतना तक जो हम बताए हैं आप इसको पढ़ते रहिए और उसको रिवाइज करते रहिए। देखिए आप जब तक उसको रिवाइज नहीं करिएगा तब तक वो पूरे अच्छे तरीक़ा से आपको याद नहीं हो सकता। तो इसीलिए आपको हमेशा चाहिए कि इसको बार बार रिवाइज करना चाहिए, तो आप बार बार उसको रिवाइज करते रहिए। देखिए अब वैसे भी अब छठ के पर्व भी ख़त्म हो चुका है, तो आप भी अब फ्री हैं, तो आप अच्छे से पढ़िए, और जितना भी हमने आपको पढ़ाया है अगर कोई डाउट हो तो आप हमें मैसेज कीजिए, आप कमेंट कीजिए, और हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे